हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज इस वीडियो लेसन के अंदर हम देखेंगे कि एक्शन वर्ब्स सेंटेंसेस को जो कि हिंदी में है उसको अंग्रेजी में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। इसके अंदर हम ले रहे हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस। पिछली बार हमने नॉन एक्शन सेंटेंसेस को देखा था, इस बार एक्शन वर्ब सेंटेंसेस जिसमें असर्टिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्वयं से ही। मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस है कि मैं यानी कि आई और प्लस कोई अगर एक्शन हम करते हैं तो उस सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मैं, अब यहाँ पर लास्ट में देखते हैं ये एक्शन है, इसमें पढ़ना, और ताहूँ इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है। ताहूँ को हम बोलते हैं डू, ते हैं ताहूँ दोनों डू और ती हूँ, इन दोनों को बोलते हैं डू, यानी कि इसके हेल्पिंग वर्ब डू है। सामान्यतः हमने देखा था कि किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो हमारा सूत्र होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद मेन वर्ब आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेंटेंस फॉर्मूला होता है। तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू आती है। यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर करता हूँ 3D का रूल, कि जब इस तरह से सेंटेंसेज आ जाएं जिसके लास्ट में ताहूँ आता है, तीहूँ आता है, ताथा आता है, तीथी आता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दोनों सेंटेंसेज में 3 हेल्पिंग वर्ब्स आती है जिनको हम 3D के नाम से जानते हैं। 3D का मतलब होता है डू, डज और डिड। ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कभी भी सिंपल तरीके से नहीं आती है। यानी हमें हम यूँ कहें कि मेहमान हेल्पिंग वर्ब्स बोल सकते हैं कि जब ये गाजे बाजे के साथ या फिर बहुत ही मान सम्मान के साथ आती है। इट मीन्स ये तीनों हेल्पिंग वर्ब कब आएगी? जब या तो सेंटेंस में नोट लगा हुआ हो या फिर सेंटेंस प्रश्नवाचक हो। अगर ये दोनों ही कंडीशंस इसमें मैच नहीं होती है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो फिर क्या करेंगे कि जहाँ पर डू आना था वहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम चलाएंगे, जहाँ पर डज आना था वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देंगे, और जहाँ पर डिड आना था वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये एक छोटा सा रूल है इसमें 3D का। आप देखते हैं आगे, तो इस सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी डू। जब हेल्पिंग वर्ब डू हो गई, लेकिन हम लगा तो नहीं सकते इसको, अब लगाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। अब इस सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं वो देखते हैं। तो मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो हु का आंसर देखते, 3 का हमने पहले सीखा था, कौन, किन्होंने, किन और किसने। इन तीनों का जवाब जो भी सेंटेंस देगा, जो वर्ड देगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यानी कि मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ, यानी कौन पढ़ता हूँ, इट मीन्स आंसर आएगा मैं, तो इसको हम बनाएंगे आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू आनी थी, पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर नोट नहीं है यानी कि नेगेटिव नहीं है और ये प्रश्नवाचक भी नहीं है, इसलिए हम इसकी जगह सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, एक्शन फॉर्म की। तो यहाँ पर एक्शन वर्ब है पढ़ना, तो हम आई रीड इन 12th क्लास, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। बाकी कई बहुत सारे स्टूडेंट्स या कई टीचर्स तक यहाँ तक गलतियाँ कर देते हैं कि जैसे मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ तो सपोर्ट करता हूँ के लिए लिख देते हैं आई एम सपोर्ट, गलत है। हूँ के लिए हमेशा एम नहीं आता। एम कब आएगा? जब यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब जो नॉन एक्शन होगी। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ तो आई एम स्टूडेंट आ जाएगा, लेकिन अगर मैं पढ़ता हूँ इसमें एक्शन आ गया तो फिर उसके बाद वो प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा और इसको हम बनाएंगे आई रीड इन 12th क्लास। सेकंड देखते हैं, वह कक्षा 10 में पढ़ता है। अब यहाँ पर चेंजेज आ गया। अभी जो हमने देखा था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब ता है, हेल्पिंग वर्ब इसकी ता है, ये इसका मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब डज है। अब डज है तो वो भी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव नहीं है और प्रश्नवाचक नहीं है। तो फिर जब डज नहीं आएगी तो उसमें एक्शन फॉर्म, एक्शन जो वर्ब है उसके अंदर ऐसे ये हम जोड़ देते हैं। तो इसका बन जाएगा कौन पढ़ता है? ही। क्या करता है वो? रीड। तो ही रीड, ही है एक वचन है इसलिए एस, ही रीड्स इन क्लास। सीधा सा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो है अगर एक वचन करता है तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब आएगी, बहुवचन करता है तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हमें नाउन, जो भी नाउन है उसको बहुवचन बनाना है तो उसमें एस जोड़ते हैं मोस्टली जनरली। और अगर कोई वर्ब है
वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में बहुवचन ही होती है। वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में बहुवचन होती है। अगर उसे हमें एक वचन करना है तो इसमें हमें ए से ई एस जोड़ना होता है। हमें उल्टा होता है नाउन में, ए से नाउन के अंदर ए से एस जोड़ेंगे तो बहुवचन बनेगा, अगर वर्ब के अंदर ए से एस जोड़ेंगे तो एक वचन बनेगी। ये अपना रूल है। तो यहाँ पर वह एक वचन है, इसलिए ही रीड्स इन क्लास 10th हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, उसे यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट में नहीं देखेंगे, ये चाहिए अपनी पूरी हेल्पिंग वर्ब है और चाहिए एक मॉडल भी मॉडल है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ये, इसको बोलते हैं हम शुड। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शुड। किसको आना चाहिए? उसे यानी ही, या शी भी हो सकता है। तो ही शुड कम हियर। इस तरह से सेंटेंस को हम बना देंगे। लाइन के नीचे लिखो, ये एक ऑर्डर हो गया। जब भी हम कोई ऑर्डर करते हैं किसी काम को करने के लिए कहें या मना करने के लिए, मना करेंगे तो डोंट से शुरू करेंगे, और कोई काम करने के लिए कहेंगे जैसे यहाँ आओ, तो डायरेक्ट हम वाक्य को वर्ब से शुरू करेंगे। यानी इसको इस लाइन के अंदर जो भी वर्ब होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी कुछ आएगा वो लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट किसी को बोला जाता है। जैसे यहाँ से चले जाओ, आ जाओ, इस चीज़ को उठाओ, तो ये सब ऑर्डर्स हैं और इसके लिए हम वर्ब से शुरू करेंगे। तो लाइन के नीचे लिखो, इसमें वर्ब है लिखना, तो इट मीन्स राइट, लिखो लाइन के नीचे। तो राइट बिलो द, या तो अंडर लिखो या बिलो द लाइन। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। वह कल मुझसे मिलने आया, यहां पर लास्ट में आया आना में, यहां आना एक्शन वर्ब है आना, और उसके लास्ट में आया यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें जुड़ी हुई है। तो जहां कहीं भी आइए प्लस था थी अगर आएंगे तो वहां पर हमारा प्रेजेंट और सॉरी पास्ट सिंपल होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, लेकिन क्या उसको लिखेंगे? अगर ये नेगेटिव है तो लिखेंगे, अगर ये प्रश्नवाचक है तो लिखेंगे, लेकिन ये दोनों ही नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे? जहाँ डिड लिखना था लेकिन अगर लिखना नहीं पड़े तो फिर क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आया, आने को बोलते हैं कम, तो आया क्या हो जाएगा? केम। कौन आया? कौन का जवाब आएगा वो सबसे पहले आएगा तो ही। अब वर्ब केम सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डिड आना था, लेकिन ये असर्टिव पॉजिटिव है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ही केम किसके लिए आया? टू मीट, यानी दूसरी, जब भी के लिए आता है, मिलने आया है, मिलने के लिए आया, इन सब के लिए हम वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ब हैं तो दो वर्ब में कौन सी वर्ब पहले लगाएंगे? तो वो वर्ब जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जुड़ी हुई हो उसको हम पहले रखते हैं, और जिसके साथ के लिए जुड़ा हो उसको हम उसके बाद में रखते हैं। यहाँ पर आने के अंदर देखो दोनों ही यहाँ पर मिलना है और आया। अब या ये किस में जुड़ा हुआ है? मिलने, सॉरी आने में। तो आने को तो हमने पहले लिखा, मिलना मीट उससे पहले हम मिलने के लिए आया तो टू मीट इसके बाद में रखा टू मीट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी किससे, किसको, किससे, या फिर क्या इसका जवाब आएगा या वेयर का जवाब आएगा, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई नहीं, ये मेन वर्ब आ गई। अब इसका ऑब्जेक्ट तो मुझसे यानी टू मी, ही केम टू मीट मी, या तो मी लगा दो या टू मी। इसके बाद कल या अदर वर्ड्स में आ जाएगा यस्टरडे। इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। कल मैंने 2 पाठ याद किए थे। अगेन कल मैंने 2 पाठ याद किए थे। किसने याद किए थे? किसने यानी मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले आई। अब इसके बाद या था ये थी आ रहे लास्ट में, याद करना इसमें एक्शन वर्ब है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है या था ये थी। तो डिड जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, तो इसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो मैंने क्या किया था? आई याद करना। अब याद करने को रिमेंबर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रिमेंबर नहीं आएगा क्योंकि हम किसी इंसान को याद नहीं कर रहे। याद करने का मतलब है सीखना। यहाँ पर मैंने पाठ सीखा था तो सीखने को बोलते हैं लर्न। अब सेकंड फॉर्म लर्नेड, तो आई लर्नेड कितने लेसन? 2 लेसन्स।
कब सीखा था? यस्टरडे। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सातवां सेंटेंस देखते हैं कि तुम्हें समय पर विद्यालय आना चाहिए था। कभी कभी टीचर हमें बहुत डांटता है कि डांटते हैं कि तुम लेट लतीफ़ हो, तुम्हें विद्यालय पर समय पर आना चाहिए था। जब ये सेंटेंस बोला जाए तो फिर कैसे इसको बनाएंगे? तो यहाँ पर देखो, किसको समय पर आना चाहिए था? तुम्हें। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा यू। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस है चाहिए और था। अब चाहिए को तो शुड, लेकिन था आ गया। अब था के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि शुड को पास्ट में बदलना पड़ेगा, यानी कि पास्ट सिंपल में चाहिए शुड, लेकिन था भी साथ में आ रहा है तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? हैव। तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शुड हो जाएगी, तो यू शुड हैव। अब कम, आने को क्या बोलेंगे हम? कम। तो यू शुड हैव कम। कब आना चाहिए था? ऑन द टाइम। ऑन टाइम इन स्कूल। कहाँ? देखो समय पर, ऑन टाइम विद्यालय में, इन द स्कूल। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, वहां पर दुकानदार ग्राहकों से मोलभाव कर रहे थे। ये लाइन लिखते हैं जब भी विलेज ऑन फेयर का निबंध लिखा जाता है 10th में या 12th में, जब भी अगर ये सेंटेंस निबंध लिखेंगे तो ये सेंटेंस मोस्टली इसमें आता है। इसको हम लिखेंगे वहां पर दुकानदार ग्राहकों से मोलभाव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वो सबसे पहले आ जाएगा। वहां पर ये अदर वर्ड्स है तो लास्ट में जाएगा, या शुरू में लिखते, या तो शुरू में या लास्ट में। तो दुकानदार ग्राहकों से मोलभाव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दुकानदार। दुकानदार को बोलेंगे हम शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स। अब यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? थे को हम बोल लेते हैं वर। थे को अंग्रेजी में बोलेंगे वर, तो क्या हो जाएगा? शॉपकीपर्स वर। अब यहां पर है रहा रही। तो रहा रही जो है वो आईएनजी को बोलते हैं। आईएनजी जुड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां पर एक्शन वर्ब है मोलभाव करना। मोलभाव करने को बोलते हैं बारगेन। अब बारगेन में जब आईएनजी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा बारगेनिंग। तो क्या कर रहे थे? शॉपकीपर्स वर बारगेनिंग। ये वर्ब हो गया। अब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट किसके साथ कर रहे थे? तो किसके साथ कर रहे थे वो? ग्राहकों के साथ। तो क्या हो जाएगा? वर बार्गेनिंग विद कस्टमर्स। और इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। नवा है वहां देखो कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। आप सबसे पहले वहां देखो, अगेन वही वाला सेंटेंस ऑर्डर में जब किया जाएगा तो वहां देखो, देखने को डायरेक्ट वर्ब है तो वर्ब एक्शन वर्ब है देखना। तो हम लिखेंगे सी देयर। वहां पर सी देयर, अगेन ये एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, यानी कौन दौड़ रहे हैं? कुछ बच्चे। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट सम, बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन। और क्या कर रहे हैं? हैं को बोलते हैं आर। रहा रही आगे तो आईएनजी, और वो एक्शन वर्ब है दौड़ना, आर रनिंग। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। 10वें सेंटेंस में है कि यातायात के नियमों का अनुसरण करना ही चाहिए। अगेन चाहिए, लेकिन उस पर जोर दिया जा रहा है करना ही चाहिए। जब भी इस तरह से बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, तो ये इंसिस्ट कर रहे हैं। तो चाहिए, और अगर करना ही चाहिए तो फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी मस्ट। मस्ट में किसी भी काम करने को जोर दिया जाता है। ऐसा कोई भी काम अगर इसको नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है हमें लॉस हो जाए। ऐसी कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम अगर इसका यातायात के नियमों का अनुसरण नहीं करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। इसलिए हम लिखेंगे यातायात के नियमों का अनुसरण करना ही चाहिए। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो विलोपित हुआ है, यानी कि करना तो चाहिए, लेकिन किसको करना चाहिए ये अंडरस्टूड होना चाहिए। किसको करना चाहिए? हमें, कोई और तो करने आएगा नहीं। तो इसलिए हम सब्जेक्ट क्या मानेंगे इसमें? वी। अब सब्जेक्ट हो गया, इसमें दिया गया नहीं है, लेकिन हमें खुद को मानना पड़ेगा कि वी अनुसरण करना ही चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब मस्ट, वी मस्ट क्या करना? अनुसरण करने को सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मैं एक्शन वर्ब इसमें अनुसरण करना। अनुसरण करने को बोलते हैं फॉलो, तो वी मस्ट फॉलो। अब ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए? यातायात नियमों का अनुसरण। तो अनुसरण हो गया। अब वी मस्ट फॉलो
द रूल्स ऑफ ट्रैफिक या द ट्रैफिक रूल्स। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, वेरी इजी। 11वां सेंटेंस देखते हैं। सुनील कल परीक्षा देने जाएगा। अब देखो यहां पर दो वर्ब्स है अपने पास, जाना और देना। कौन सी पहले लिखेंगे? पहले हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जुड़ी हुई होगी उस वर्ब को पहले, और जिसमें के लिए जुड़ा होगा वो बाद में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सुनील, अब हेल्पिंग वर्ब गागीगे यानी सुनील विल। अब क्या होगा? जाना, विल गो टू। अब परीक्षा देना, परीक्षा देने के लिए कोई वस्तु थोड़ी है कि ये गिव दे देंगे हम, गिव का यूज कभी नहीं होता। यहां पर होगा डिलीवर। तो क्या हो जाएगा? सुनील विल गो टू डिलीवर एग्जाम। कब जाएगा? ये लास्ट में, जब भी कोई टाइम वर्ड्स होते हैं लास्ट में लिखते हैं, तो कब जाएगा वो? कल, यानी टुमारो, आने वाला कल है टुमारो। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट, जब मैं उससे मिला तब वह मोबाइल खरीदने जा रहा था। यहां पर दो सेंटेंस, हालांकि सेंटेंस एक है लेकिन इसमें दो क्लॉज हैं कि एक तो जब मैं उससे मिला, पहली क्लॉज वह मोबाइल खरीदने जा रहा था। तो जब इस तरह के वाक्य आ जाएं, एक वाक्य जब मैं ऐसा किया तब ऐसा हो रहा था, इसमें दो टेंसेज हैं। जब मैं उससे मिला एक टेंस, वह मोबाइल खरीदने जा रहा था दूसरा टेंस। तो यहाँ पर देखो पहला जो सेंटेंस है वो है आइए, यानी मिला, मिला में आ रहा है, इसका मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, सॉरी पॉजिटिव है। इसके लिए इसकी जगह हम क्या करेंगे? इस्तेमाल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब को बोलते हैं व्हेन, WH वर्ड पहले आते हैं। तो व्हेन आई, कौन यानी व्हेन आई उससे मिला, तो व्हेन आई मेट, सेकंड फॉर्म लिख दिया मेट हिम, ये पहले का हो गया। व्हेन आई मेट हिम, तब वह मोबाइल खरीदने जा रहा था। तब के लिए अगर हम लिखना चाहें तो देन लगा दो, नहीं तो ऐसे कैसे हम लिख देते हैं। तो देन ही वाज, या फिर हम लिखेंगे ही। अब देखो खरीदने जा रहा था क्यों लिखाएंगे हम? वॉज, तो ही वाज या वॉज, वाज गलत है, वॉज बोलेंगे इसको। ही वॉज, अब गो और जाना, दो ही है, इसमें भी वर्ब है, खरीदना और जाना। तो ये रहा था किस में जुड़ा हुआ है? जाने में, इसलिए हम क्या लिखेंगे? गोइंग। गो में ING जुड़ेगा, पहले लगाएंगे इसमें, तो ही वाज गोइंग। अब किस लिए जा रहा था? वो मोबाइल खरीदने, तो गोइंग टू परचेज या टू बाय मोबाइल। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगले सेंटेंसेस देखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, हमें अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है। जैसे स्कूल्स के अंदर जब सब्जेक्ट्स पूरे सिलेबस पूरे नहीं होते तो फिर स्टूडेंट्स को कहना पड़ता है जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो कि हमें अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है। अब किन को आवश्यकता है? हमें, सब्जेक्ट वी। अब ये आवश्यकता होना अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब है ये, नीड। तो आवश्यकता है पूरी, अपने पूरी जो आवश्यकता है वो हो जाएगी हमारी वर्ब। तो हम लिखेंगे वी नीड। अब किसकी आवश्यकता है? वी नीड अतिरिक्त कक्षाओं की, तो वी नीड टू एक्स्ट्रा क्लासेस। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगला, मैं रविवार के लिए बहुत उत्सुक रहता हूं, तो क्या लिखेंगे? लिव, नहीं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें इमोशंस बताई गई हो कि मैं इस तरह का लिए उत्सुक रहता हूं, तो ये इमोशन है कि हमेशा ही मैं एक्साइट रहता हूं उसके लिए, तो हम लिखेंगे आई एम एक्साइट या आई एम क्रेजी, आई एम ईगर। तीनों वर्ड्स में से एक यूज कोई भी कर लेंगे। तुम लिखेंगे कौन रहता है? मैं, तो आई एम क्रेजी फॉर संडे। हो सकता है संडे को स्पेशल वर्क्स करते हो या मौज मस्ती करते हो, तो इसका मतलब हमेशा ही मैं उत्सुक रहता हूं, तो क्या होगा? आई एम क्रेजी फॉर संडे।
15वां सेंटेंस देखते हैं, वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। तो चल रही थी, चलने को वॉक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पैरों से नहीं चल रही थी, इसलिए वॉक का इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं। तो फिर क्या हो रहा था कि वहाँ पर कौन चल रहा था, ठंडी हवा, तो ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो चलना, तो ठंडी हवा यानी ब्रीज बोलते हैं, ठंडी हवा धीरे धीरे जो चलती है, और चलने के लिए ब्लो का इस्तेमाल करेंगे, BLOW, ब्लो यानी हवा का बहना, FLOW पानी का बहना। तो यहाँ पर हवा बह रही थी, हवा बहती है, चलती नहीं है, इसलिए इस्तेमाल करेंगे कौन चल रही थी, ठंडी हवा। तो कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ING आ जाएगा क्योंकि रहा रही आ रहा है, ब्लोइंग देयर। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। कुर्सियाँ प्लास्टिक की बनी होती है, जब भी ये वर्ड आता है कि बना होना, का बना होना, तो इसको बोलते हैं मेड ऑफ। ये प्रॉपर वर्ड है इसका, मेड ऑफ। जैसे टेबल कुर्सियाँ लकड़ी की बनी होती है तो हम वहाँ पर लिखेंगे मेड ऑफ वुड। अगर लोहे की बनी होती है तो मेड ऑफ आयरन। ये जैसे बोर्ड है, ये प्लास्टिक का बना होता है, ये लकड़ी का बना है तो मेड ऑफ वुड। अगर कोई चीज़ जिस चीज़ की बनी होती है तो मेड ऑफ। तो यहाँ पर कुर्सियाँ प्लास्टिक की बनी होती है, तो अब ये होती है होना, होती है। पहले हमने पढ़ा था कि होता है, अगर पूरा वर्ड आता है तो भी हम इज MR का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुर्सी कौन चीज़ बनी होती है, कुर्सियाँ, तो क्या लिखेंगे हम, चेयर्स आर मेड ऑफ, बना होना। अब किसकी बनी होती है, प्लास्टिक। इस तरह से सेंटेंस बनेगा हमारा। कमरे में 5 आदमी बैठे हुए हैं। अब देखो ये थोड़ा स्पेशल सेंटेंस है, ये मोस्टली इसमें गलतियां होती है कि बैठे हुए होना, किसी भी कमरे में बैठे होना है, किसी जगह पर बैठे होना, इसके लिए हमें इज MR का ही इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लिखेंगे इसमें, यानी कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस माना जाता है। तो कौन बैठे हुए हैं, 5 आदमी। तो हम लिखेंगे 5 people are sitting in the room। अब देखते हैं नेक्स्ट। 18वां, वह शादी में आना चाहता था परंतु आ नहीं पाया। यानी कि वो आना तो चाहता था लेकिन कोई मजबूरी रही जिसके कारण वो नहीं आ पाया। जब इस प्रकार के कंडीशंस बन जाए तो हम लिखेंगे कि वह आना तो चाहता था। देखो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं कि वो आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया। 2 काम हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोज है एक्चुअली, यहाँ पर 2 सेंटेंस नहीं है, तो हम लिखेंगे वह शादी में आना चाहता था, ये एक सेंटेंस हुआ, और दूसरा परंतु आ नहीं पाया। कंडीशन हो गई कि आ नहीं पाया, आना चाहता था, इच्छा थी, विश थी, तो हम लिखेंगे वह शादी में आना चाहता था ही। अब देखो यहाँ पर वर्ड आया ता था, तो ता था, ती थी, ते थे अगर आते हैं तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे डिड का हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन अगर वाक्य पॉजिटिव हो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि 3D आ गया। डिड का इस्तेमाल वहीं होगा जहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो फिर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म करेंगे। तो ही चाहता था, यानी वांट, तो वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड टू कम। कहाँ आना चाहता था, इन मैरिज, परंतु आ नहीं पाया, बट। अब ये पाया, पाया का मतलब गेट नहीं होगा, गेट यानी पाना होता है, लेकिन गेट का मतलब सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, गोट। इसका मतलब है कि आ नहीं सका। सका, सकी, सकी के लिए अपने पास प्रॉपर वर्ड है कुड। कैन यानी सकना, उसकी सेकंड फॉर्म है, सकता है, सकती है, कैन का मतलब होता है, तो सका, सकी, सके, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो कैन की सेकंड फॉर्म है कुड, बट कुड नॉट कम। ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। उसने सब याद कर लिया है, यानी कि उसने सभी कुछ याद कर लिया। देखो लास्ट में आया है याद कर लेना, अपने पास वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब, और या है, ये है, ये आ गया। इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज़ और हैव। अब यहाँ पर उसने, यानी कि वो एक वचन है, तो हैज़ इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब अगर 3H, जहाँ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब होगी 3H के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये रूल है कि 3H कहीं पर भी आएंगे। 3H का मतलब हैज़, है और हैड। अगर ये 3 चीज़ें कहीं पर भी आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी डेफिनेटली। इसलिए यहाँ पर है, इसकी हेल्पिंग वर्ब 3H में से है, या है, ये है। इसकी हैव हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर क्या हो जाएगा, वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसने याद कर लिया, उसने। तो ही हैज़
अब याद करना अगेन वो लर्न आएगा, क्योंकि रिमेंबर यानी कि कोई इंसान नहीं उसने याद कर लिया है, यानी कोई एग्जाम के लिए कोई मटेरियल याद किया है, तो मटेरियल याद करने के लिए हम लिखेंगे लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नेड, LEARNED, लर्नेड। सब कुछ का मतलब एवरीथिंग। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ही हैज लर्नेड एवरीथिंग। विषय मुझे स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ पर कंडीशन है कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये बात नहीं है, मुझे स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। दो काम हो रहे हैं, स्कूल जाना और जल्दी उठना, दो काम हो रहे हैं एक साथ। अब उसके लिए उठना पड़ता है यानी कि मजबूरी में उठना पड़ता है। कोई अपनी इच्छा से जल्दी नहीं उठता, लेकिन यहाँ पर मजबूरी में उठना पड़ता है कि जब भी कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो उसके लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब है हैव टू, हैज़ टू। तो यहाँ पर अगर एक वचन हो सब्जेक्ट तो हैज़ टू, अगर बहुवचन हो तो हैव टू। और अगर वो काम करना पड़ता था यानी पहले करना पड़ता था अब नहीं करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैड टू, यानी वो काम जो मजबूरी में करने पड़ते हैं यानी प्रेजेंट में करने पड़ते हैं हैव टू, पहले करने पड़ते थे हैड टू। तो यहाँ पर देखो मुझे स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है, यानी किसको जल्दी उठना पड़ता है, मुझे, तो इट मीन्स आई। हेल्पिंग वर्ब हैव टू, आई हैव टू, उठने को बोलते हैं गेट अप। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब क्यों उठना पड़ता है, दूसरी क्लॉज आ जाएगी इसमें, इन द मॉर्निंग। क्यों उठना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए, तो टू गो टू स्कूल। कभी भी प्लेसेस के से पहले टू का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, आई हैव इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल। 21वां, सूरज कल विद्यालय नहीं आया। अब ये लास्ट में आया आना, इसमें एक्शन वर्ब है और या इसमें हेल्पिंग वर्ब है, या आई, ये का मतलब हो जाएगा डिड। अब डिड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, नहीं आ गया इसमें, इसलिए अब डिड का यूज करेंगे। अब डिड के साथ हमेशा जो 3D आती है, यानी 3D जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। यानी कि डू की जगह अगर आएगी तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, डज आएगा तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और अगर डिड लगाएंगे तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो सूरज कल विद्यालय नहीं आया, तो इट मीन्स कौन नहीं आया, सूरज। अब ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डिड। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो सूरज डिड नॉट, सेकंड फॉर्म की जगह हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सूरज डिड नॉट कम स्कूल, और टाइम वर्ड्स सबसे बाद में, तो स्कूल यस्टरडे। इस तरह से ये हमने आज 21 सेंटेंस सीखे। अब इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस आंसर्स का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन आंसर का जवाब देना सीखेंगे, जिसमें रिपोर्ट है और पैराग्राफ राइटिंग, ये सारे के सारे आपका लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उनको भेजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।